सुरेश जी, अभी आप कहे तो ज़रूर हैं, लेकिन मैं देख रहा था अभी आपके मोबाइल में यूट्यूब तक भी नहीं है। आप सोशल मीडिया से, यूट्यूब से इतनी दूरी बनाए हैं और सजेशन दे रहे हैं। सर्च करना चाहिए कि 5वीं तक तो प्राइमरी में ही थी, उसके बाद में प्राइवेट स्कूल में 10th तक थे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में हो गए। मैथ में 173 मार्क्स थे और इंग्लिश में 139 मार्क्स थे। सिचुएशन अब इससे बेहतर काबिल की अच्छी नौकरी पा गए हो, रुपया आएगा 4 दिन बाद, लेकिन रुपये में ना फंस जाना गुरु। CGL 2022 का रिजल्ट निकल चुका है। जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे बातचीत के क्रम में आज मैं हूँ अमावा में। अयोध्या मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर सुरेश कुमार यादव जी हैं, पूर्णतः ग्रामीण परिवेश से पढ़े हैं। आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे है सर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे आपका चयन हुआ है। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक और सुरेश जी, सबसे पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड अपना बताइए, उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड, दोनों एक में कंपेयर कर दीजिए। सर, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पिताजी जो है खेती किसानी का काम गांव में होता है, वही सब होता है। और बाकी एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन तो गांव से हुई है, गांव के पास प्राइमरी स्कूल था, वहां से हुई है। उसके बाद में जो है थोड़ा जो है गांव से बाहर स्कूल थे, वहाँ पर 10th की पढ़ाई हुई, 10th तक, 6 से 10th तक। उसके बाद में फिर 11 12th भी जो है गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई हुई और उसके बाद में नॉर्मली BA किए हैं। आप आर्ट की स्टूडेंट रहे हमेशा? यस। मैथ कहाँ तक था, मैथ इंग्लिश आपका? मैथ इंग्लिश मेरा जो है 12th तक था। 12th तक मैथ इंग्लिश था आपका? यस। ये पूर्णतः ग्रामीण परिवेश से है। और अभी बता रहे थे इन्होंने प्राइमरी की शिक्षा लिया है। प्राइमरी की कंडीशन ये है कि अगर यही MDM न हो तो प्राइमरी आज के समय में टूट जाए। एजुकेशन तो बात की फिर, जो जिस बच्चे के अंदर अपनी अवेयरनेस नहीं होगी, पढ़ने के लिए अपने अंदर काबिलियत नहीं होगी, वो पढ़ नहीं सकता है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ये बताएं कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, प्रेरणा कहाँ से मिली सरकारी नौकरी पर जाने के लिए? मोटिवेशन सरकारी नौकरी के लिए जाने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट जॉब जो है एक बहुत ही सेटल्ड जॉब है, और दूसरी चीज़ देश की सेवा में थोड़ा कुछ अपने आप को देने का मौका मिलता, ये भी एक मोटिवेशन था। और माँ बाप को भी मतलब एक गिफ्ट के तौर पर देना था कि हाँ कुछ करना है लाइफ में, तो यही सब था। ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपकी फैमिली का और आपके फ्रेंड का, जितने जानने पहचानने वाले लोग हैं, उनका रिएक्शन क्या था? तो सभी लोग बहुत ही खुश थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी। हर किसी ने जो भी उपलब्ध हो पाया, सबका हर किसी ने बधाई आकर दी है। और फैमिली का रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा था। सभी लोग, सबसे पहले रिज़ल्ट आया तो मैंने अपनी माँ को बताया। मेरी माँ जो है, क्योंकि रिज़ल्ट तो रात में आया था तो सभी लोग लगभग सो गए थे, 10:30 बजे के बाद आया था। यस, तो सभी लोग सो गए थे। तो मैंने मम्मी को बताया जब, तो पहली बात तो वो सरप्राइज़ हो गई, क्या हो गया इतनी रात को, कैसे बता रहा है क्या। तो उसके बाद में उन्हें बहुत अच्छा लगा, आंखों में आंसू आ गए, और फिर यही सब है। और बाकी सारे लोग भी बहुत सारी शुभकामनाएं दिए। सुरेश जी, एक बड़ी श्रृंखला रही है आपके कंपटीशन की, बहुत, और भी कई सिलेक्शन आपके हुए। आपकी कंपटीशन की जर्नी क्या रही? अपने एकेडमिक जर्नी तो बता दिया, लेकिन कहाँ कहाँ आपको सफलता मिली और किस किस चरण तक पहुँचे हैं आप? सर देखिए, मेरी शुरुआत जो है बेसिकली मैं जो है गांव में पढ़ाई किया। जब 12th कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं दिल्ली चला गया कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए, और वैसे ही प्राइवेट सेक्टर के ही जॉब के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद में जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, रिटेल मैनेजमेंट और कंप्यूटर का कोर्स, तो उसके बाद में जो है नोटबंदी उधर हो गई थी, तो जॉब सारी प्राइवेट सेक्टर की डाउन हो गई थी। तो उस समय जॉब भी नहीं मिल पाई। तो जॉब नहीं मिल पाई, 1-2 साल मैं भटका वहाँ पर। उसके बाद में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैं कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया 9-10th के बच्चों को। ब्रेक करूंगा, उसी कोचिंग में बैठा हूं कि जहां पर सुरेश जी यहाँ पर कोचिंग भी पढ़ाते हैं, और अभी बता रहे थे कोछा बाज़ार में बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ने के पढ़ाने के बाद ये पढ़ते हैं। और आपका कृषक है पिताजी ना? हाँ, शायद किसान हैं। और आपने देखिए आज के संघर्ष
कितना इन्होंने किया है। जो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतनी सुख सुविधा के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको एसी की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है। कोचिंग तो दूर चीज़, कोचिंग में पढ़ाने के बाद ये पढ़ते थे। सर, कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस रही आपकी लाइफ में? आजकल ट्रेंड चल रहा है कोचिंग का, चाहे एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, चाहे आप कंपटीशन हो। लोग ये सोचते हैं कि कोचिंग अगर नहीं करोगे तो सफल नहीं होंगे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, कोचिंग बेसिकली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि अगर आपका बेस मजबूत है तो आप प्रैक्टिस से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। बट अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोचिंग ले लें। तो वो बहुत हेल्पफुल होगा, आपको गोल तक पहुंचने में बहुत मददगार होगा। सुरेश जी, अभी आप कहे तो ज़रूर हैं, लेकिन मैं देख रहा था अभी आपके मोबाइल में यूट्यूब तक भी नहीं है। आप सोशल मीडिया से, यूट्यूब से इतनी दूरी बनाए हैं और सजेशन दे रहे हैं। ये बताइए कि आपका क्या कहना है इसके बारे में? तो मेरे कोचिंग कहने का मतलब ये है सर कि जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई यूट्यूब ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है यूट्यूब पर ना जाकर अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना भी चाहते हैं तो किसी प्लेटफॉर्म से ले लेनी चाहिए। यूट्यूब पर नहीं सर्च करना चाहिए। और बहुत ही अफोर्डेबल है आज के ज़माने में ऑनलाइन एजुकेशन, तो शायद हर कोई अफोर्ड कर सकता है उस चीज़ को। क्या आपको लगता है डिजिटल गैजेट्स जितने आ रहे हैं इससे टाइम मैनेजमेंट में भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं? यस, ये बात सही है कि जो डिजिटल गैजेट्स हैं इनसे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको होती हैं। तो उसको आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं। आपकी क्या सिचुएशन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसके अनुसार मैनेज करना पड़ेगा। मतलब आपके कहने का मतलब डिजिटल गैजेट से जितनी दूरी बनाए रखेंगे, आवश्यकता भर उतना यूज़ करेंगे, तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। पढ़ने में कैसे थे आप? पढ़ने में सर देखिए, शुरू से जो है मेरा मैथ और साइंस, ये दो सब्जेक्ट तो ठीक थे। बस इंग्लिश, क्योंकि गांव में होने के नाते इंग्लिश थोड़ा वीक थी। पर वो भी प्राइमरी में थे आप? वो भी 5वीं तक तो प्राइमरी में ही थी। उसके बाद में प्राइवेट स्कूल में 10th तक थे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में हो गए। फिर मतलब मैथ ठीक थी बेसिकली, हमेशा से, बचपन से ही मैथ ठीक रही है। लेकिन अदर सब्जेक्ट, मैथ और साइंस के अलावा जो सब्जेक्ट हैं, जीके हो गया या इंग्लिश हो गया, ये चीज़ें जो हैं वीक थी। बेस कितना काउंट करता है आधार आज के समय में? तो बेस तो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर बेस आपका कंप्लीट है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस सफिशिएंट करनी होगी बस, और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो बेस अगर कमज़ोर रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप सुना 2-3 सर्विस छोड़ 2-3 जगह आपका सिलेक्शन पहले हुआ है? हाँ सर, SSC MTS में हुआ था 2020 वाले में। तो उसके बाद में MTS का ज्वाइनिंग आने वाला था, जो है यूपी ही मिला था मुझे। तो लेकिन इसके पहले NTPC का ट्रेन मैनेजर के पद पर जो है फाइनल हो गया था और सारी चीज़ें फाइनल हो गई थी। तो मैंने फिर MTS ज्वाइन नहीं किया और ट्रेन मैनेजर का फिर हुआ। तो इसका CGL का इधर एग्ज़ाम दिए थे और पहली चॉइस तो यही थी पहले से ही। बट जैसे एक फैमिली ठीक बैकग्राउंड नहीं है, तो उसकी वजह से मैंने घर वालों की वजह से दे दिया था दोनों एग्ज़ाम भी। अच्छा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक का सफ़र तय करने में आपको कई एग्ज़ाम देना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो आपको लगता है कि पहले जितनी परीक्षाएं आपने दी, कहाँ कमियां रह गई कि यहाँ तक पहुँचने में आपको इतना वक्त लगा? तो सर, यहाँ तक पहुँचने में बेसिकली क्या है, 2020 में मैंने दिया था CGL का। तो 2020 में जब दिया था तो मेरे Tier 1 में भी शायद 163 मार्क्स थे और Tier 2 में भी मैथ में 173 मार्क्स थे और इंग्लिश में 139 मार्क्स थे। तो Tier 2 तक ठीक था सारा चीज़। लेकिन Tier 3 में क्योंकि 2021-22 से पहले जो है ऐसे राइटिंग का एग्ज़ाम होता था, तो मेरा मार्क्स जो है ऐसे राइटिंग बहुत ही कम हो गया था। इसकी वजह से मैं सिलेक्शन से बाहर हो गया था 2020 में। फिर उसके बाद 2021 का दिए, तो 21 में प्री में दिए थे, 149 मार्क्स थे। बट Tier 2 जिस दिन था उसी दिन सिस्टर का मेरे ऑपरेशन था, उसकी वजह से कोई घर पे था भी नहीं, तो दे नहीं पाए थे। फिर 2022 का जो है फाइनली दिए। जितने पेरेंट्स हैं, जितने प्रतियोगी छात्र हैं, अब मतलब की बात उनके लिए
कि प्री मेंस 2 फेज़ होता है, पहले तो 3 होता था लेकिन अब 2 फेज़ है। दोनों फेज़ की प्री और मेंस की स्ट्रेटजी क्या अलग अलग अपनाई थी, या आपने मेंस की तैयारी रखा, प्री की तैयारी साथ होती चली गई, और आपने बुक लिस्ट क्या फॉलो की, इसके बारे में ज़रा बताएं। प्री और मेंस 2022 से पहले तो ठीक था कि चलिए पहले आप जो है प्री की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जीएस भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। अब क्योंकि 2022 से जो है सिलेबस चेंज हो गया है, तो मुझे लगता है कि प्री के साथ साथ मेंस को भी ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए, और दोनों सेम ही हो गया है, उसमें कोई डिफरेंस रह नहीं गया है। तो दोनों की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए, मॉक टेस्ट भी साथ साथ देते रहना चाहिए। प्री का भी जैसे अगर कोई शुरू कर रहा है तो उसको प्री का भी मॉक देना चाहिए, उसके साथ हफ्ते में हो सके तो 2 मॉक या 1 मॉक मेंस का दे देना चाहिए। और अगर कोई रिपीटर है तो उसके लिए यही है कि हफ्ते में 4-5 मॉक मेंस का ही दे, और प्री का अगर टाइम बचता है तो 1 आध 2 दे देना चाहिए। क्योंकि सर 4 सेक्शन होते हैं, आपका जीएस होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, तो चारों सेक्शन के लिए कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो की थी? तो जो मैथ है, मैथ के लिए मुझे लगता है राकेश यादव सर का जो 7300 प्लस है, जी, वो बेस्ट है। उसके अलावा फिर और कोई मतलब है नहीं। अगर आप उसको 4-5 बार सॉल्व कर ले रहे हैं या 2-3 बार भी सॉल्व कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपकी मैथ कैसे है, बेस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। और मैथ के लिए तो ये हो गया। और बाकी जो है अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो बहुत सारे टीचर्स हैं अभी जो है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है जीएस की बात करें तो जीएस के लिए, क्योंकि जीएस बहुत ही वास्ट है, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें फॉलो की थी। जो है जैसे दृष्टि की एक आती है 1 डे एग्ज़ाम के लिए, वो बुक फॉलो की थी। और उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप ऑनलाइन किसी यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं जो ठीक हो, और नहीं तो स्पीडी आती है, स्पीडी से भी करंट अफेयर्स आप जो है मैनेज कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग के लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं की थी, पहले से ही प्रिपेयर किए थे। एनटीपीसी वगैरह का भी एग्ज़ाम दिए थे, तो उससे रीजनिंग पहले से ही इम्प्रूव थी। और इंग्लिश के लिए मैंने जो है ऑनलाइन जो है कोर्स ले रखा था, वहाँ से किया था। बाकी एडिटोरियल रीडिंग करते थे, वोकैब वगैरह। वोकैब के लिए ब्लैक बुक जो है बहुत ही फेमस है, एसएससी वाले हर बच्चे लगभग पढ़ते हैं, उसको मैंने भी फॉलो किया था। तो ये बताएं कि तैयारी में बेसिकली कि समय कितना लगता है, अगर कोई गंभीरता से तैयारी करता है? बच्चों को सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है लोगों के लिए, आज के समय में कंपटीशन के प्रति अवेयरनेस कब से आ जानी चाहिए? तो अगर कोई बेसिक से एकदम शुरू करना चाहता है तैयारी के लिए, तो मुझे लगता है कि लगभग 1 साल का टाइम जो है सीजीएल के लिए स्पेशली आपको, हाँ, ग्रेजुएशन के बाद जो है लगभग 1 साल का टाइम जो है डिवोट करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत ही आज के समय में कंपटीशन है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो क्या नोट्स खुद बनाते थे आपकी, या कहीं से ऑनलाइन मंगाए थे आप? नोट्स जो है आप अपने आप ही बनाओ तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैंने खुद ही अपने नोट्स बनाए थे, बाकी बुक्स फॉलो किया था, नोट्स बनाए थे। मॉक टेस्ट? हाँ, मॉक टेस्ट जो है मैंने बहुत सारे दिए थे। उसका मतलब एग्ज़ाम हॉल में पेशेंस टेक्निक, ये मैं सबसे पूछता हूँ, ये सबसे ज़रूरी होता है हर कंपटीटर के लिए, उसके बारे में ज़रा फोकस करें। एग्ज़ाम हॉल में क्या है कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा रिलैक्स रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और बहुत ज़्यादा अगर आप जो है नर्वस हो रहे हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल साबित होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को रिलैक्स रखो, जो होना है, जितनी आपकी प्रिपरेशन है उतना आपको मिलकर रहेगा। उसके लिए मतलब नर्वस नहीं होना चाहिए। अगर असफलताओं से जब आप डिमोटिवेट हो जाते थे, कभी कभी नर्वसता तो आपके अंदर भी आ ही रही होगी, हर आदमी के अंदर में आती है, तो कैसे अपने को मोटिवेट करते थे आप? अगर असफलताएं मिल रही हैं तो आपको बस यही सोचना चाहिए कि क्या सोचकर ये चीज़ शुरू किए थे, या जो आप ख्वाब देखे हैं उसको जीना है या नहीं जीना है, वो ख्वाब ही रह जाएंगे। इस चीज़ को कंसीडर करके चलना चाहिए। तो सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलेगी, पद सीमित है और चाहिए सबको, तो क्या प्लान बी लेकर चलना आज के समय में? प्लान बी को क्या इंपॉर्टेंस आप देते हैं? ये कोई भी व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है, आधा वो समझ चुका होता है कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जी। तो अगर आप ठीक है कर सकते हैं तो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है तो आपको कुछ प्लान भी रखना चाहिए। जी। मैसेज एक कन्वे कर दें जो आपके प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में।
तो सभी लोगों को मेरा मतलब यही है कि अपने गोल पर लगे रहिए, आप अचीव कर सकते हैं, बस हार्ड वर्क और जो है धैर्य रखना पड़ेगा। ये दो चीज़ जिसके पास है वो सफल होकर ही रहता है, वही सारी चीज़ आपके पास भी रहनी चाहिए। परिस्थितियाँ उत्तरदायी नहीं होती हैं। अगर आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, मेहनत है, लगन है, तो हर परिस्थिति को आप झेल सकते हैं। सुरेश जी उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। आप प्राइमरी के पढ़े हैं, एक किसान के बच्चे हैं, और आज जो लोग कहते हैं कि कोचिंग एक ट्रेंड बन चुका है, कोचिंग में पढ़ा के आप पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा प्रमाण मैं इस समय 30 किलोमीटर दूरी पर हूँ। इनके घर के बगल में बैठा हूँ। यहाँ पे बीकापुर क्षेत्र पड़ता है। बीकापुर एक मार्केट है, बड़ी मार्केट है। ढेर सारी शुभकामना सुरेश जी, आप निरंतर, लेकिन एक हमको लग रहा है कि आपके अंदर स्टीम सिविल की है, थोड़ा आपके अंदर जो आपने पद पाए हैं, मैं कहूँगा कि आगे आप प्रयास जारी रखें। जो गंभीरता आपसे बात करने का जो हमें स्पीड लगी वो सिविल की लगी। आपका क्या कहना, आगे तैयारी करेंगे सिविल की? जी सर, अगर सिचुएशंस सब ठीक रही तो फिर ज़रूर। यार सिचुएशन अब इससे बेहतर क्या मिलेगी, अच्छी नौकरी पा गए हो, रुपया आएगा 4 दिन बाद, लेकिन रुपये में ना फंस जाना गुरु। कम से कम सबसे बड़ी दिक्कत तो यही लोगों के लिए ना, यही सब चीज़ें हैं कि अभी बड़ा खतरनाक होता है। अभी आप जिस सिचुएशन में हैं वहाँ पर जो डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक है, बट आगे चलकर कैसी सिचुएशन होगी, कैसी जॉब है, कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हैं, उसके अनुसार डिसीजन लेंगे। ठीक है सुरेश जी, आपको भविष्य उज्जवल हो, आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते जाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। सर धन्यवाद।